हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और करंट अफेयर के केस में आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो इंडिया में, स्टेट लेवल एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे आप करंट अफेयर कंसर्न है, तो आप इस बुक पे रिलाई कर सकते हो। घटनाचक्र आई दृष्टि की जो ईयरली एडिशन आती है बुक, उस पर आप रिलाई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये जो बुक है आपको वो अप्रैल 1 2022 से लेकर अप्रैल 15 2023 तक कंप्लीट सेगमेंट में आपको दिया गया है। और इस बुक में जो खासियत है ना, बेसिकली मुझे सबसे अच्छा इस बुक का ये लगता है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। एक्सप्लेनेशन मेरा कहने का ये मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक सेगमेंट दे रखा है, उसके जस्ट नीचे में उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होता है तो कैस्केडिंग इफेक्ट एक होता है। उस इफेक्ट से क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम में। तो आज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे पोर्शन कर लिया है। देखिए ये जो पोर्शन है ना, पीटीआर पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जितने भी टॉपिक्स इसमें दे रखा है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, और फिर इन्वायरमेंट सेक्शन हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उस सारे की आप वन लाइनर है ये। ठीक है, तो वन लाइनर है और ये गेस्ट पोर्शन है। तो अगर आप चाहो तो आखिरी में, जैसे एग्जाम का 2-3 कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आप इस साल, देखिए ये कंप्लीट अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक की बुक है। और आगे भी ये बुक जब आएगा मैं इसको अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, तो इस बुक पे आप एटलीस्ट इतना कर सकते हो, अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको विजन मंथली यूज़ करना चाहिए। मंथली यूज़ करो, पीटी 365 यूज़ करो। उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक रहे ना, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, तो इस बुक को पकड़ लो, चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो अभी वाले जो सेगमेंट है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो इकोनॉमिक अफेयर स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, बेसिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाले सेगमेंट को, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग सेबी ने अप्रूव किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। किर्त पारिक पैनल, अगर आप बीपीएससी 68 दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। किस चीज़ पे था, तो गैस प्राइसिंग पे था। तो डिफरेंट जो एमएसपीज हो गए, इसको हम लोग समझेंगे। साथ साथ में इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या तो दूसरे वीडियो में मैं डाल दूंगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल में, जैसे हुरून इंडिया रिच लिस्ट हो गया, या फिर इकोनॉमी सर्वे। देखिए सर्वे और बजट को मैं अलग अलग सेगमेंट में रखूँगा। सर्वे और बजट की वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ और बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन नेशनल वाली दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारा होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला जो कंटेंट है उसमें। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर को हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसको एनएसई कहते हैं, उन्होंने फाइनल सेबी अप्रूवल दिया है। किस चीज़ को, तो लॉन्च करेगा अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज को फरवरी 2023 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएसई कहते हैं, उन्होंने ग्रीन लाइट मिला है उनको। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, किसको कहते हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, जिसको कहते हैं सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो लॉन्च करेगा वो एनएसई एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो देखिए जो कि रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, साथ साथ में ये बैंकर्स का बैंक है, साथ में गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसीज़ पे भी काम करता है। तो जो रेगुलेशंस का काम होता है इसका, क्या ये हर जगह अकेले कर लेगा क्या? ऐसा नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, अब जैसे मान लीजिए आरबीआई है, तो आरबीआई का एक छोटा भाई, इसको कहते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, ये आरबीआई को असिस्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो बेसिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि मदद करेगा किसको, तो सोशल एंटरप्राइजेस को फंड रेज करने के लिए पब्लिक प्लेसेस से। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो मदद करेगा सोशल एंटरप्राइज को कि कैसे फंड रेज किया जाए पब्लिक से। यह लगभग सिमिलर है स्टॉक एक्सचेंज की तरह, जो कि कंपनीज को मदद करती है फंड रेज करने के लिए पब्लिक से। अगर हम लोग बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो ये जो आइडिया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, वो सबसे पहली बार यूनियन बजट 2019-20 में रखा गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में, उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को
कि आप सेटअप कर सकते हो एक्सचेंज को दिसंबर 2022 में। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन के बारे में समझते हैं। यह एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया गया था फरवरी 26, 2023 को। बेसिकली इसको जॉइंटली पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फिनेंशियल एनालिस्ट, इसको IEEFA कहते हैं, एंड एम्बर के साथ। बेसिकली यह 16 इंडियन स्टेट को एनालाइज करेगा। बेसिक जो इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट आया है उसमें की फाइंडिंग्स क्या क्या मिला है हम ये समझते हैं। तो की फाइंडिंग आप गेस भी कर सकते हो, कर्नाटक एंड गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन में। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जो आप टिपिकल तरीके से एनर्जी जनरेट कर रहे थे, जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे थे, जैसे थर्मल पावर स्टेशन को यूज़ करके, जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन को यूज़ करते थे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती ही है लेकिन पॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, कोल बर्न होगा तो ड्राई ऐश निकलेगा एंड उसके साथ साथ CO2, मीथेन और बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इमिट होंगे। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लो हम ऐसे कुछ बुरे आदतों को छोड़ के जो इन्वायरमेंटल के लिए डिग्रेड कर रहा है इन्वायरमेंट के पोजीशन को, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लीन एनर्जी मेथड्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सोलर, विंड और भी बहुत सारा होता है उसको। तो इसी तरीके से इसमें देखा गया कर्नाटक एंड गुजरात ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस बनाया है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन में। हरियाणा एंड पंजाब की बात करें तो इस ट्रांजिशन में भी उनका अच्छा पोजीशन आ रहा है। अगर हम बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल की, तो उनको अपनी एफर्ट में मैक्सिमाइज करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोटेंशियल, और साथ साथ में ही क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन कमिटमेंट्स को और बढ़ावा देना होगा थोड़ा। अगर हम लोग बात करें, देखिए क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ से कि एनर्जी ट्रांजिशन ग्लोबली इंडिया का कब से कब तक लिया गया है और कहाँ पे इसको प्रण किया गया था। तो अगर हम बात करें इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स की, तो जो 26वां यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको COP26 कहते हैं, ठीक है, जो हेल्ड किया गया था ग्लासगो में, आपको याद होगा 27वां तो थर्मल से एक इजिप्ट में हुआ है। नवंबर 2021 में इंडिया ने डिस्प्ले किया था कि कैसे अब वो क्लाइमेट स्टीवर्डशिप की तरफ काम कर रहा है। उसका कमिटमेंट मोदी जी तो डिफरेंट नेम्स देते हैं, आपको पता होगा, तो उसका नाम दिए थे मोदी जी ने पंचामृत कमिटमेंट्स। अब कमिटमेंट्स क्या क्या है ये समझते हैं। तो बेसिक है ये, वो इंस्टॉल करेंगे 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 2030 तक। याद रखिएगा ये कमिटमेंट ऑप्शंस में आ सकता है एज ए क्वेश्चन। तो 500 गीगावाट जो है वो बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आप थोड़े इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए होता है किलो वाट आवर, वाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पावर जो हम लोग डिसिपेट करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कंजम्पशन होता है हमारा। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर होता है वो ये होता है 1 यूनिट। यही आप अपने घरों में यूज़ करते हो। मान लीजिए 1 यूनिट जिसकी आपको प्राइस पे करनी है ₹4, लेट्स अज्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 रुपये में 1 किलोवाट आवर यूज़ कर रहे हो। जैसे कहते हो ना कितनी यूनिट बिजली आई है, तो आप कहते हो 60 यूनिट, आई हैव यूज्ड 60 यूनिट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो 60 यूनिट मैंने मतलब क्या हुआ, 60 किलोवाट आवर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो यहाँ पे 500 गीगावाट की बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 2030 तक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी तरीके से अगला क्या हमारा है, जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं पूरे वर्ल्ड से कि हम लोग 50% कुमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करेंगे जो कि नॉन फॉसिल होगा 2030 तक। क्लियर है। इसी के साथ साथ
हम लोग जो है ग्लोबल कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे 1 बिलियन टन अभी से लेके जब ये COP 26 हो रहा था 2030 तक। ठीक है, इसी के साथ हम लोग एमिशंस के इंटेंसिटी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP पे के एम्बिट में 45% कर देंगे 2030 तक। ठीक है, और हम लोग नेट ज़ीरो करेंगे 2070 तक। हालांकि पूरा वर्ल्ड 2050 तक इसको कमिट किया है, लेकिन इंडिया 2070 तक कमिट किया है। यहाँ पे थोड़ा वाइज हो गया इंडिया, क्योंकि यू आर अ डेवलपिंग नेशन एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ here and there to get something, some image in the entire world, even though they will bark that you are not doing this, you are not doing that. But मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है वो रिन्यूएबल के केस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। फोटोवोल्टिक सेल, जिसको PV सेल कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया एनर्जी सेक्टर में नॉन फॉसिल एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है किसी भी करंट अफेयर को लेकर के। सेकंड जो थर्ड है वो है किर्त पारेख पैनल फॉर गैस प्राइसिंग। ये क्वेश्चन आपको BPSC में पूछा जा चुका है कि किर्त पारेख जो पैनल है वो किस चीज़ के लिए था। तो बेसिकली जो किर्त पारेख पैनल था वो रिव्यू कर रहे थे नेचुरल गैस प्राइसेस को इंडिया में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि प्राइस जो बैंड है ना, जो प्राइस की बैंड होगी वो $4 से लेकर के $6.5 पर यूनिट गैस के लिए, जो बेसिकली ओल्ड लीगेसी फील्ड है उसमें, जो कि अकाउंट करता है लगभग हम 70% जो डोमेस्टिक आउटपुट होता है उसमें यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसकी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो यह जो कमिटी है किर्त पारेख कमिटी, यह सेटअप हुआ था सितंबर 2022 में। बेसिक एग्जाम में यही आने वाला है, कुछ समझ में आए ना आए, यह रिव्यू करेगी गैस प्राइसिंग फार्मूला को, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंपॉर्टेंट सजेशंस हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इंडिया जो है वो कंप्लीटली फ्री एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग नेचुरल गैस का, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है लीगेसी फील्ड से, उस पर सारे कैप्स को रिमूव करेगा जनवरी 1, 2027 तक से। तब तक हम लोग जो बात करें तो कमेटी ने सजेस्ट किया है, देखिए मेन बात हो रही थी जो प्राइसेस पे हम लोगों ने एक कैप लगा के रखा है, जिससे प्राइस हमारे इंडिया में हाई हो जाती है। इवन दो यू आर बाइंग गैसेस ऑयल्स फॉर वेरी लेस प्राइसेस, बट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अस इन अ हायर रेट। ठीक है, तो उसके लिए ही एक किर्त पारेख कमेटी बनी थी। तो ये बात तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि चलो हम 2027 तक उस कैप को हटाएंगे और प्राइसेस को डाउन करेंगे, लेकिन एक तब तक के लिए किर्त पारेख कमेटी ने सजेस्ट किया कि एक फ्लोर प्राइस को रखना है, जो कि $4 पर MMBTU, जिसको कहते हैं मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट है, इसमें मेजर करते हैं, रखा जाएगा गैस प्रोडक्शन की कॉस्ट को। किसके द्वारा? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को ONGC कहते हैं, ये दोनों PSUs है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में। कमेटी ने ऑल्सो रिकमेंड किया है एक प्राइस सीलिंग को, जो कि 6.5 होगा। 4 से लेके 6.5 आपको मैंने ऑलरेडी रेंज बता रखा है, तो आप इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं T+1 सेटलमेंट प्लान। आखिर ये होता क्या है, इसको समझते हैं। इंडिया जो है वो सेकेंड कंट्री बना है चाइना के बाद वर्ल्ड में, जो स्टार्ट करेगा, क्या स्टार्ट करेगा? ट्रेड+1 T+1 सेटलमेंट। ठीक है, यह एक साइकिल है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया जनवरी 27, 2023 को। किसके द्वारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट होता है ना, वो 24 घंटे के अंदर होगा। ठीक है, देखिए इस पर बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा T+1 सेटलमेंट के बारे में समझ लेते हैं। T+1 सेटलमेंट साइकिल का मतलब होता है कि जो ट्रेड रिलेटेड जो भी सेटलमेंट्स होगा वो 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कंट्री X दूसरी कंट्री Y है, या एक कंपनी X दूसरी कंट्री Y है, कंपनी Y है। X से Y ने मान लीजिए 500 बैरल ऑयल परचेज किया। X ने इसको पेमेंट कर दिया रुपीज़ में या डॉलर में, पेमेंट हो गया है। और पेमेंट देने के बाद
ये इसको 2 वीक के बाद इसको तेल भेज रहा है। तो ये क्या कहीं तक सही है? नहीं सही है। तो मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स होने के बाद कोई भी चीज़ है आपको उसको कंप्लीट करना होगा 24 आवर के विदिन में। तो जितने भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स होंगे वो 24 घंटे के अंदर होने चाहिए। और ये थोड़ा सा चेंज है T+2 से, जहाँ पे हम लोग सेटल करते थे 2 दिन का टाइम देते थे, लेकिन अब 1 दिन का टाइम मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 2003 में सेबी, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने सेटलमेंट पीरियड को T+3 से T+2 लाया था 2003 में। और अब हम लोग 2023 में बात कर रहे हैं T+1 के बारे में। जितना टाइम कम होगा ना, जितना समय कम लगेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में, उतना ज़्यादा हमें वक्त मिलेगा कि कैसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा पार्ट ले सकें। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में, जिसको SPI कहते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, जिसको EAC PM कहते हैं, जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक डेटाज, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को PM के सामने रखता है। उन्होंने रिलीज़ किया है एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जिसको SPI कहते हैं, स्टेट्स के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो भी हैं, दिसंबर 20, 2022 में। यह जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है? वो प्रिपेयर किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा। ठीक है, यह जो रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया है डॉक्टर विवेक देब्रॉय, जो कि चेयरमैन है EAC PM के। ये जो कमेटी है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी। ये है आपको इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर, और ये इंपॉर्टेंट कमेटी है। अगर हम लोग बात करें, और ये विवेक देब्रॉय भी याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI की, तो SPI जो है वो एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि हॉलिस्टिक मेजर करेगा किस चीज़ में? तो सोशल प्रोग्रेस, जो कि हमारे कंट्री में दिखेगा नेशनल लेवल पे एंड सब नेशनल लेवल पे भी। अगर हम लोग बात करें इस इंडेक्स की, SPI की, तो ये इंडेक्स एसेस करेगा राज्यों को, डिस्ट्रिक्ट को, लगभग 12 कॉम्पोनेंट को कंसीडर करेगा, 3 क्रिटिकल डायमेंशंस को ऐड करेगा सोशल प्रोग्रेस में। अब वो कौन कौन से डायमेंशंस हैं ये समझते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स, हमारी सबसे बेसिक ज़रूरतें, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। यह तीनों बेसिक सोशल प्रोग्रेस के डायमेंशन, क्रिटिकल डायमेंशंस होंगे। और ये जो इंडेक्स है वो एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क को यूज़ करेगा, जिसमें 89 इंडिकेटर्स होंगे स्टेट लेवल पे एंड 49 होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें SPI स्कोर्स की, तो जो स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जो रैंक किए हैं उनको डाला गया है 6 टियर ऑफ सोशल प्रोग्रेस में। अब टियर के अकॉर्डिंग डाला गया है, तो टियर 1 की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है। टियर 2 हाई सोशल प्रोग्रेस, टियर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टियर 4 लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टियर 5 लो सोशल प्रोग्रेस एंड टियर 6 वेरी लो सोशल प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, तो पुडुचेरी, हाँ ये याद रखना है आपको कि पुडुचेरी जो है उसकी हाईएस्ट SPI है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है। इसकी स्कोर 65.99 है हमारे कंट्री में। अगर आप अभी UPPCS देने जा रहे हो तो UP की याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं हो कंटेंट में तो आप गूगल कर लेना। लक्षद्वीप एंड गोवा जो है वो क्लोजली फॉलो किया है स्कोर्स को 65.89, 65.53 से। टॉप पे पुडुचेरी है, ये बात भूलना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड एंड बिहार की, तो ये लोएस्ट स्कोर किए हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। झारखंड ने स्कोर किया 43.95, बिहार ने स्कोर किया 44.47, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर 2000 को, जिसको जनजातीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है, उस दिन झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया, ठीक है। ये इस बात को याद रखिएगा। जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। बहुत बड़े लीडर थे वहाँ पे। चलिए, ट्राइबल लीडर थे इसलिए और बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस है। और हम लोग बात कर ले आइजवल, मिजोरम, सोलन एंड शिमला, हिमाचल प्रदेश का ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश जो है, अब देखिए आगे आपका उत्तर प्रदेश जो है वो उसकी प्लेस 31 है। सोशल प्रोग्रेस में उसकी स्कोर 49.16 पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश 31वां पोजीशन है और उसकी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें 49.16 है। अब हम लोग बात करें बेसिक ह्यूमन नीड्स की डायमेंशंस की, तो गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं वाटर एंड सैनिटेशन एंड शेल्टर में।
ठीक है। अपॉर्चुनिटी डायमेंशन की बात करें तो तमिलनाडु ने अचीव किया है हाईएस्ट कंपोनेंट स्कोर, जिसकी स्कोर है 72। टीयर 1 की बात कर लेते हैं, जो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस को शो किया है। वैसे स्टेट्स एंड यूटीज जो टीयर 1 से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। इसके स्कोर्स की बात कर लेते हैं, 65.99, 65.89, 65.53, 1 2 3 रैंक है। अब हम लोग बात करें टीयर 2 स्टेट्स के, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बट एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्टेट एंड ड्यूटीज़ बिलोंगिंग टू टीयर 3, उत्तराखंड, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। टीयर 4 की बात कर ले, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और टीयर 5 की बात कर ले, यूपी, ओडिशा, मध्य प्रदेश। यूपी की रैंक 31, एसपीआई 49.16। टीयर 6 की बात कर ले, असम, बिहार एंड झारखंड, 34 रैंक, 35 एंड 36 रैंक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यह पब्लिश किया गया है जून 14, 2022 को, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिश किसके द्वारा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक स्टार्टअप जीनोम है, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिश किया गया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। केरला की बात कर लें तो इसकी रैंक फर्स्ट है एशिया में। किस चीज़ में? अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, GSCR में। याद रखिएगा, केरला की रैंक 1 है पूरे एशिया में अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। अगर हम लोग बात करें पहले ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के बारे में, इसको पब्लिश किया गया था 2012 में। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है आपको रैंक 1 सिलिकॉन वैली, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस 10 है USA में। रैंक 2 है न्यूयॉर्क सिटी 10। रैंक 2 है लंदन UK में, इसकी परफॉर्मेंस है 9। इंडियन सिटीज़ की बात कर लें तो बैंगलोर, इसकी रैंक 5 है, परफॉर्मेंस 5 है, रैंक 22 है। फिर दिल्ली, फिर मुंबई। अगर हम लोग फाइंडिंग्स की बात करें तो लगभग 540 कंपनी ने अचीव किया है यूनिकॉर्न स्टेटस 2021 में। तो 150 से जो कि 2020 में थे, अब 540 हो गए हैं अभी 2021 में। 2021 की रिपोर्ट है, इसलिए 2021 बताना पड़ रहा है। बहुत सारे इंडियन इकोसिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे रैंकिंग को अच्छा किया गया है, जैसे दिल्ली हो गया जो कि रैंक 26 था GSCR में 2022 में। बेंगलोर की रैंक बात कर ले तो 22 है। और मुंबई एक इमर्जिंग इकोनॉमी सिस्टम रैंकिंग में आगे बढ़ा है। अगर ग्लोबल ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो उसकी रैंक है 36। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट डिस्प्यूटेड टॉपिक, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर ऑल खरीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-23। अगर आप ये करंट अफेयर सुन रहे हो तो आपको बताना है खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, और इनके मंथ्स ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अगर हम लोग बात करें जून 8, 2022 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर, जिसको CCEA कहते हैं, चेयर किसके द्वारा किया गया था? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने अप्रूव किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा उसको बढ़ाया जाएगा जितने भी मैंडेट खरीफ क्रॉप्स हैं मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए, ठीक है। अब देखिए ये क्रॉप्स हैं, इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्विंटल दे रखा है 21-22 में, 22-23 में, और कितने इंक्रीज हुआ है ये दे रखा है। तो आप कुछ बेसिक्स देख लो। पैडी में 100 रुपये बढ़ा है पर क्विंटल में, पैडी ग्रेड ए में 100 रुपीज़, ज्वार 232 रुपीज़। तो आप इस लिस्ट को देख लेना, वैसे नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग बात करें MSP सारे रबी क्रॉप्स की मार्केटिंग सेशन 2023-24 के लिए, तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर है जो कि चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने इसमें भी इंक्रीज़ करने की बात की है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जितने भी मैंडेट रबी क्रॉप्स होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, रबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन ईयर, हार्वेस्टिंग एंड सोइंग दोनों, और कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल तो यहीं मिल गए, वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल, रैपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर एंड जूट, ठीक है। सनफ्लावर हम लोग यूक्रेन एंड रसिया से काफ़ी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, याद रखिएगा। चलिए, तो ये टेबल आप देख लीजिएगा, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा बेसिक, जो भी सेक्टोरल इकोनॉमी थे, इकोनॉमी सर्वे में जितने करंट अफेयर आए थे वो हम लोगों ने एक बार में देख लिया।
इसी के साथ इंटरनेशनल वाले को नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, कोई धरफड़ी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी फिनिश है, कुछ नहीं करना अब इसमें, कुछ भी नहीं है। मैं इंडिया की इकॉनमी सर्वे एंड बजट कराऊंगा, आप एक बार सुन लेना उसको, मैं इस तरीके से कराऊंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।